दो इमिजिबल लिक्विड जो है आप लोगों का इमल्शन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग में दे रखा है ऑयल, जनरली ऐसे लिखते हैं ऑयल वाटर टाइप। ऑयल वाटर टाइप मतलब वाटर जो है वो डिस्पर्जन फेज में है, डिस्पर्जन फेज सॉरी डिस्पर्जन मीडियम में है, सॉरी डिस्पर्जन मीडियम में है मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। और जो ऑयल है वो डिस्पर्जन फेज में है। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है अर्पित? डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है बेटा बता? ये बोलेगा ये कुछ आता ही नहीं। अर्पित आता है कुछ? सर वो डिस्पर्जन फेज क्या होता है? सर क्या बोल रहा है? डिस्पर्जन फेज जो सॉल्यूट की तरह होता है, डिस्पर्जन फेज होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है। ये वाली चीज क्लियर है? डिस्पर्जन फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे, आज के सारे बच्चे एब्सेंट हैं, वेरी गुड। समझ में आ गया? तो ऑयल वाटर इमल्शन, वाटर जो है ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, ऑयल जो कम क्वांटिटी, मतलब एक वाटर बकेट के अंदर कुछ ऑयल डाल दिया तो ऑयल वाटर इमल्शन बन गया, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है? आगे एक होता है वाटर ऑयल इमल्शन, यानी कि ऑयल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम में है, ज्यादा क्वांटिटी एज अ सॉल्वेंट अवेलेबल है। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे समझ लेना ज्यादा क्वांटिटी, और ये जो है वाटर जो है वो डिस्पर्जन फेज के अंदर अवेलेबल है। जनरली इसमें बस इतना ही पूछा जाता है कि डिस्पर्जन फेज या इमल्शन होता क्या है। जब दो इमिजिबल लिक्विड को आपस में ऐड कर देते हैं तो वो इमल्शन की फॉर्म ले लेते हैं, पहली चीज, ठीक है। आगे क्या बोलता है? अब आता है, बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो कोलोइडल की प्रॉपर्टीज होती है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिंग मूवमेंट, वो सारी इमल्शन की प्रॉपर्टीज होती है, वो तुम यूं लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बताता है कोलोइडल अराउंड अस। अब अपने चारों तरफ कौन कौन से कोलोइडल अवेलेबल है? तो पहला हेडिंग है इसके अंदर ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई जो होता है, वापस से सुन लेना, स्काई का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये चीज तो तुम लोग बता। अरे मैंने पढ़ाया क्या? वापस रिवीजन में करवा दिया ना शायद मैंने। नहीं सर, रिवीजन में अभी करा रहे हो आप, पहले आपने कराया था। अच्छा पहले कराया था, रिवीजन में नहीं करवाया? ठीक है, रिवीजन में करवाया, करवा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज क्या बोल रहे थे? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी, हाँ, कोलोइडल के जो एप्लीकेशंस हैं अराउंड अस, वो क्या है? सबसे पहले देखो ब्लू कलर ऑफ स्काई। सबसे पहला जो हेडिंग है वो ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब स्काई का ब्लू कलर जो है वो क्यों दिखाई देता है, उस चीज को अपन समझते हैं। जो होता है जो सरफेस होती है, जो अपनी लेयर होती है, एयर की लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें क्या होता है? एयर के साथ इसके अलावा डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वो का एग्जांपल होता है कि एयर जो रहता है वो डिस्पर्जन मीडियम की फेज में रहता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, वो डिस्पर्जन फेज की फॉर्म में रहते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों अवेलेबल है। अब क्या होगा, जैसे सनलाइट आएगी, टिंडल इफेक्ट तुम लोगों ने पढ़ा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ से टकराकर वो रिफ्लेक्ट होगी कुछ ना कुछ, तो वो जनरली ब्लू रंग की वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट होती है। भाई टकराकर कोई ना कोई वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वो ब्लू कलर की वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट होती है। उसकी वजह से उसका पाथ इस तरीके से विजुअलाइज होता है। तो इस वजह से आसमान जो है ब्लू रंग का दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो ब्लू रंग की वेवलेंथ की रेंज में आ रहा है, इसलिए ब्लू रंग का हो जाता है। सुबह जो रहता है लाइट एग्जैक्टली उस एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए जनरली येलो रहता है। कई बार रेड रहता है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं तो रेड रंग की रिफ्लेक्शन रहता है। तो इसलिए आसमान जनरली ये तीनों कलर, जनरली ब्लू कलर का मेजोरिटी होता है। रात को लाइट नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली कलरलेस हो जाता है, ब्लैक हो जाता है एकदम, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। आगे ये बात समझ में, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं ये देख लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है, फिर आज मेरी क्लास लेंगे। भैया कहाँ थे अपना? ओके, पहली वाली हेडिंग समझ में आ गई, ब्लू रंग का इस आसमान क्यों है, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉग। फॉग क्या होता है? देखो
फॉग कैसे होता है जनरली? फॉग कैसे होता है कि डस्ट के पार्टिकल के ऊपर जो डिस्पर्जन पे डस्ट के पार्टिकल के ऊपर, ये डस्ट पार्टिकल है, ये क्या कर लेता है? मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है और वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता। वो क्या कर लेता है? मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है और हैवी हो जाता है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता। तो ये जो रहता है भाई कैसे होता है? ये डस्ट पार्टिकल है, ऊपर की तरफ उठते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या रहता है? मॉइस्चर ज्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या करते हैं? रात को ठंड पड़ने की वजह से वो क्या करते हैं? मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे ना तो जमीन के ऊपर उठ पाता है, ना जमीन के नीचे जा पाता है, वो सरफेस के जस्ट ऊपर धूल फॉग के रूप में कलेक्ट हो जाता है, व्हाइट व्हाइट रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही सनरेज आती है पानी वेपराइज होगा, पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। ज्यादा अगर टेम्परेचर, अगर सनरेज प्रॉपर मिल रही है तो जल्दी फॉग खत्म हो जाता है। जनरली सुबह के टाइम फॉग ज्यादा रहता है और दोपहर के टाइम फॉग एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फॉग का ये फंडा होता है, कोलोइडल का एग्जांपल तुम्हारे कंसीडर होगा। बात समझ में आ गई फॉग कैसे काम करता है? आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस सर। नेक्स्ट जो आता है फूड आर्टिकल्स। अब देखो फूड आर्टिकल्स, मिल्क जो है कोलोइडल का एग्जांपल है, बटर जो है सब कोलोइडल का एग्जांपल है, आइसक्रीम जो है वो कोलोइडल का एग्जांपल है। कोलोइडल मतलब दो पार्टिकल्स का मिक्स होना। ठीक है, तुम लोगों को पता ही है। ब्लड में क्या रहता है? अपने ब्लड वेसल्स में अलग अलग गैसेस और वो सब चीजें डिसॉल्व रहती हैं। तो ये एग्जांपल थे कि कोलोइडल कहाँ पे एटमॉस्फेयर में या अपने जनरल कहाँ पे अप्रोचेबल जगह पे अवेलेबल है। कोलोइडल ये सारी जगह अवेलेबल है। फिर आता है सॉइल जो रहते हैं वो भी कोलोइडल का एग्जांपल है। सॉलिड के अंदर सॉलिड का डिसॉल्व होना, तो वो कोलोइडल का एग्जांपल है। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखो डेल्टा क्या होता है अच्छे समझ लो, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, इसे रब कर रहा हूं मैं। वो जो तीनों चार टॉपिक है वो तुम्हें सिर्फ रीड आउट करने हैं, जैसे कि वो लर्न करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना। डेल्टा कैसे काम करता है? देखो क्या होता है कि ये एक रिवर है और यहाँ पे सी अवेलेबल है तुम्हारे चारों तरफ। अब सी जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। भाई NaCl रहते हैं समुद्र के अंदर जनरली अपन माने तो, एक जनरल वे में एग्जांपल माने तो NaCl एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहेगा। अब क्या होगा? यहाँ पे कोलोइडल आ रहा है। अब एक बार समझो, कोलोइडल पे क्या होता है? किसी न किसी तरह का चार्ज अवेलेबल रहता है। कोलोइडल पे क्या रहता है? किसी न किसी तरह का तुम्हारे पास चार्ज अवेलेबल रहेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कोलोइड आ रहा है तो नेगेटिव पार्ट इसको आके न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे नेगेटिव कोलोइडल आ रहा है क्योंकि अपने चार्ज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वो क्या होगा? जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, कोगुलेट होके, कोगुलेट मतलब इकट्ठा होके क्या होगा? सरफेस पे नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। इसमें जो नदी खुलती है तो वहां पे बहुत सारी मिट्टी जो होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव। इस तरीके से सॉइल का प्रिपरेशन होता है कि जो पानी के अंदर डस्ट अवेलेबल है वो क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करके क्या हो गई? न्यूट्रलाइज हो गई। तो वो डेल्टा जो बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है मिट्टी का नीचे से सरफेस पे, उसे डेल्टा बोलते हैं। आगे बात समझ में डेल्टा क्या होता है अच्छे से, डेल्टा कैसे काम करता है, फॉर्मेशन। देखो इसकी थियरी बुक में से एक बार पढ़ के बता दो तुम लोगों को कैसे होती है। देखो इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है डेल्टा के रिस्पेक्ट में। रिवर्स वाटर इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द क्ले। ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, व्हेन रिवर मीट्स द सी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर कोगुलेट द कोलाइड। ये आपस में न्यूट्रलाइज करके वो कोगुलेट कर देते हैं। कोगुलेशन के लिए तुम्हारा आर्टिफिशियल डेवलपमेंट पता है तुम लोगों को। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही काम करता है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स में तुम लोगों को बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर यहाँ से कई बार क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। पूरा एक्सप्लेनेशन न पूछ के कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये ईशान और विवेक ही नहीं है, आशीष नहीं आया, लोगों को पढ़ना ही नहीं है। सर विवेक तो आया था। विवेक नहीं आया, तीनों पिटने वाले मेरे हाथ से। अर्पित भी गया। अर्पित है क्या? ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट आता है क्वार्टरल स्ट्रोक प्रेसिपिटेटर। क्वार्टरल डबल टी प्रेसिपिटेटर, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। देखो कैसे काम करता है, इसका वर्किंग देखो। ये तुम्हारे किसमें एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो
ये प्रेसिपिटेटर क्या होता है, इस तरीके से कंटेनर तुमने दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है जो भी, ठीक है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है। अब देखो जब डस्ट गैस ऊपर उठ रही है तो उसके अंदर डस्ट भी अवेलेबल रहती है जिसपे कोई ना कोई चार्ज होगा। अब अपन ये चीज एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉसिबिलिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी गैस पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, जैसे ही गैस ऊपर उठेगी सारा का सारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, डस्ट को या नेगेटिव चार्ज को फिर अट्रैक्ट कर लेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस पे चिपक जाएगी और सिर्फ क्या हो जाएगी, पॉल्यूशन जो था, इम्प्योरिटीज, बेसिकली ये चिमनी वाला प्रोसीजर है। चिमनी जो होती है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वहाँ पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए इस तरीके से पोर्टेबल स्टोव प्रेसिपिटेटर बनाते हैं। फिर मुझे पता चल गया कि मेरी गैस नेगेटिव चार्ज है तो मैं एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, तो गैस का जो मेजर पार्ट है नेगेटिव वो क्या करेगा, जो डस्ट है भाई, स्मोक क्या होता है कि हवा के अंदर डस्ट के पार्टिकल, धूल के पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग, तो मैंने क्या किया, ये क्या करेगा, मेजर पार्टिकल्स को अपने अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो गैसेस सपोज 100% हार्मफुल निकल रही थी, अगर वो 40% हार्मफुल रह गई तो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल्फ अंडरस्टैंड है, इस तरीके से ये काम करता है क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और वो क्या करता है, अब जैसे मैंने करंट फ्लो कराना बंद किया, यहाँ पर ऐश के फॉर्म में नीचे सारी डस्ट क्या हो गई, कलेक्ट होगी, और मैंने उसको सेपरेटली सिंपली सेपरेट कर दिया, तो इससे एयर पॉल्यूशन की परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगली बात समझ में, एयर पॉल्यूशन का परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है। आगे देखो बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो मैंने जो बताया, ड्रिंकिंग वाटर में क्या होता है, बड़े बड़े टैंक्स और जो स्टोरेज होते हैं, जैसे अपनी एरिया में एक पर्टिकुलर पानी की टंकी होती है, तो उसमें प्योरीफाई करने के लिए या डस्ट या नेगेटिव चार्ज, जनरली क्या होता है, अपन मानते हैं कि जो भी डस्ट होती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो उसमें जनरली क्या कर देते हैं, एक तो मैंने तुम्हें बताया लाल दवा नाम से दवाई आती है, पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से, मार्केट में मिलती है मेडिकल स्टोर पे, बट उसमें प्रॉब्लम एक बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम क्या है कि उससे पानी जो होता है एकदम रेड कलर का, एक चुटकी लाल दवा है ना, एक बकेट पानी को एकदम रेड कर देती है। वो हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, मतलब कम परसेंटेज में हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो कलर चेंज हो जाता है। तो इसके लिए अपन जनरली एक जनरल एग्जांपल बताऊं, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी तुमने देखिए वो व्हाइट रंग का जो आता है वो फिटकरी होती है, तो उसको टैंक में डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसी भी तरह का कोलोइडल आया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नीचे की तरफ मिट्टी, जब भी तुम टैंक या टंकी साफ करते हो तो नीचे की तरफ मिट्टी होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, कोगुलेट होकर नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए, तो पानी में इम्प्योरिटीज का रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से फंडा काम करेगा। Here वो इसमें लिखा हुआ है, the water is obtained from natural sources contain suspended impurities and is added to the such coagulate to suspended impurities। कि भाई कुछ क्वांटिटी में एक L या कोई दूसरा अपोजिट चार्ज अपन ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है नीचे की तरफ क्या हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है, कलेक्ट होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। भाई मैंने यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है L में यहाँ पे ऐड कर दिया। L मतलब मेरा एग्जांपल है फिटकरी का एग्जांपल, कोई भी हो सकता है, इम्प्योरिटी डिसाइड करती है किस तरह का L में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसीजर काम करेगा। आगे बात समझ में कैसे काम करेगा, तो ये वाला फंडा ऐसे होता है। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो। तो ये तुम्हारा जो रहेगा इस तरीके से। मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन जो है वो कोलोइडल का एग्जांपल होती है, ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इन एग्जांपल को तुम्हें याद करना पड़ेगा सिंपल, और कोई ऑप्शन नहीं है। टैनिंग क्या होती है, देखो अब पुराने, मैंने वापस से बताऊं, तुम्हारे पुराने जमाने में जो होता था वो ये होता था कि भाई मेरे वो शेर की चमड़ी के या इसकी चमड़ी के जूते बनवा लिए, तो वो ऐसा थोड़ी कि चमड़ी उसकी खींची और जूते में बांध ली, ऐसा नहीं होता था। उसको पहले प्योरीफाई किया जाता था। कैसे करते थे, ये देखो, ये प्रोसेस होता है टैनिंग कहलाता था। टैनिंग में क्या होता था, देखो टैनिंग में देखो ध्यान से क्या होता था, एक तो मलेनिया है, आयुष, ठीक है, हाँ, टैनिंग में क्या होता था कि भाई मैं मान रहा हूँ कि एनिमल स्किन जो मैंने खींची उसमें क्या होता था, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल था, नेगेटिव चार्ज क्या था, स्किन में अवेलेबल था। तो मैंने क्या किया,
उस पे क्या कर देते थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल देते थे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता था, वो इसके पे सेटल डाउन हो जाता था और क्या कर देता था, इसको धीरे धीरे हार्ड कर देता था। हार्ड मतलब थोड़ा लेदर टाइप में कर देता था। लेदर हार्ड मतलब लेदर टाइप, जो देखते हैं ना स्किन के ऊपर एक लेदर जैसा, वो पॉजिटिव नेगेटिव। वरना अगर मैं प्योर का पहनूंगा तो वो 2 दिन भी नहीं चलेगा, वो फट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहता है भाई, मैं मान रहा हूँ कि एनिमल स्किन पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेट हो गया, नीचे की तरफ सरफेस में कलेक्ट हो गया, और इससे सरफेस क्या हो गई, थोड़ी स्ट्रांग हो गई एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो अब इसको अपन अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, कोट बनाने में इस्तेमाल होने से पहले। अब तो शेर में मर गए, काफी सारे मार दिए लोगों ने, और 2-4 अपनी ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, नहीं नितिन? तो ऐसे करके टैनिंग वाला प्रोसेस होता था, तो ये ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाता था, और हार्ड होने के बाद अपन को अपने अपने हिसाब से यूज में ले सकते थे। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, एनिमल हाइड इन कोलोइडल इन नेचर व्हेन अ हाइड व्हिच इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सोक्ड विद द टैनिंग which contains negatively charged particle। की पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव डाल देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव डाल देंगे, सोक कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा, या थोड़ा बोलते हैं चमड़े की फॉर्म ले लेगा, प्रॉपर स्किन जो है चमड़े की फॉर्म ले लेगी। वैसे जैसे चमड़ा होता है ना वैसे हो जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल चमड़ा आता है, ओरिजिनल जैसा नहीं है। टीजिंग एक्शन सोप और जो डिटर्जेंट है वो इसका एग्जांपल है। फोटोग्राफी प्लेट्स और फिल्म में क्या होता था, अपन बोलते थे ना पुराने जमाने में रील आती थी, जिन्होंने देखा पुराने जमाने में ब्लैक कलर की रील आती थी, उन्हें बोलते थे नेगेटिव्स। उन्हें क्या बोलते थे, नेगेटिव्स बोलते थे। तो उन्होंने वो यही बोला था कि फोटोग्राफी, उसमें क्या करते थे, नेगेटिव्स को एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर देते थे और एक डायग्राम बन जाता था, तो एक स्ट्रॉन्ग कोगुलेटर में स्ट्रॉन्ग सरफेस डायग्राम बना लेते थे। वो डेफिनेशन इसमें क्या लिखा हुआ है, फोटोग्राफी प्लेट्स ऑफ फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग an emulsion of light sensitive silver bromide gelatin। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि फोटोग्राफी प्लेट किससे होता था, ये आशाराम के स्कूल एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे काम करता है ये वाला, तो इसको देख लेना। फिर आगे बात करें रबर इंडस्ट्री में लेटेक्स का एग्जांपल, इंडस्ट्री प्रोडक्शन, ये तुम लोग को याद करना है। देखो इसमें एक चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया नहीं है, हार्डी शूट के तुम अच्छे से कर लेना, ये तुम्हारे इसमें आएगा कोगुलेशन में, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। मैं इस चैप्टर के अगर तुम्हें जिसको डाउट हो मुझे मैसेज करो, तो ही मैं लिंक शेयर करूंगा। और नए स्टूडेंट्स को मैंने बुलाया था, तो कोशिश करो कि सैटरडे को 11:30 क्लासेस डाउट्स के सेशन के लिए, जिसको डाउट है वो ही आओ, ऐसे नहीं सब घूमने फिरने के हिसाब से नहीं, सीरियसली जिसको एफर्ट कर रहा है उसको मैंने बुलाया है वो आओ। नेक्स्ट पे नई स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना प्लीज, आओ। अगर तुम्हारे घर वाले अलाउड कर रहे तो आ जाओ बेटा, बहुत बहुत हो जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज हो गई। अब मैं तुम्हें एक दो इफेक्ट और बताता हूँ, चैप्टर में बताना भूल गया, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिंग मूवमेंट, बचपन में से पूछा था तो फिर से बता रहा। टिंडल इफेक्ट क्या बोलता है, देखो टिंडल इफेक्ट, ये पेज नंबर मैं बता रहा हूँ 139 पे, इनको पता नहीं चलता कि टिंडल इफेक्ट से कहाँ चले गए। पेज नंबर 139 पे टिंडल इफेक्ट क्या बोलता है कि कोलोइडल के अंदर, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिंग मूवमेंट बताता हूँ क्या बोलता है। टिंडल इफेक्ट की कोलोइडल के अंदर पार्टिकल्स क्या होता है इस तरीके से, कोलोइडल होता है साइज बड़ा होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ कोई भी लाइट आई, इससे स्कैटर हो गया और फिक्स वेवलेंथ पे एमिट हो गई। ये डिपेंड करता है कौन सी लाइट भेज रहे हो, कौन सी वेवलेंथ हो रही है। जनरली रेड, ब्लू, ग्रीन, जो वेवलेंथ की रेंज में आ रहा है, भाई हर एक वेवलेंथ की रेंज है, इस कलर पे वो ग्रीन कलर दिखाई देगा, इस कलर पे रेड कलर दिखाई देगा। अभी ये जो टी शर्ट जो रेड की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये उस वेवलेंथ की रेंज में आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट डालने पे वो रेड कलर को एमिट ज्यादा कर रहा है, इसलिए रेड कलर दिखाई देता है। ये क्या होता है, पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होने के बाद उस कलर की जैसे रेड कलर की रेंज में आ रहा है, तो अब इस पाथ जो है, जिसका ये जो पाथ बनेगा वो रेड कलर का दिखेगा। अगर वो ब्लू कलर की रेंज में आता है तो ब्लू कलर का, येलो कलर की रेंज में आता है तो येलो कलर, इस तरीके से काम करता है। तो जिस रेंज के अंदर वो आएगा उस रेंज का क्या रहेगा, तुम्हें कलर विजुअलाइज होगा। ये वाली बात क्लियर है? तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला फंडा काम करता है, ठीक है? तो इसको ऐसे कर लेना। तो ये जो इफेक्ट था, जो कलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जिसकी वजह से पाथ विजुअलाइज हो रहा है, वो टिंडल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब बुक में देखो एक बहुत सही दे रखा है, टिंडल इफेक्ट ना कुछ इसकी दो कंडीशन, 2 मार्क में, तो तुम्हें क्या करना है, वो 2 लिखी हुई है। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्जन फेज इज नॉट मच स्मॉलर, कि भाई मैंने पार्टिकल ये लिया और जो मेरी वेव है वो इस रेंज की है, तो अगर ये पार्टिकल इसके बीच में आ रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। मैंने मतलब एक बड़ी वेवलेंथ की वेव भेजी और पार्टिकल का साइज छोटा है तो रिफ्लेक्शन का पता ही नहीं चलेगा, बहुत कम रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होना चाहिए इसकी रेंज का। अगर अभी इसकी जगह कोलोइडल का साइज ये है तो रिफ्लेक्शन करेगा, और इसकी जगह इतना छोटा साइज है तो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा।
तो वेवलेंथ और पार्टिकल की रेंज होनी चाहिए, फिक्स रेंज, तभी पाथ विजुअलाइज होगा। अगर वो रेंज में नहीं आता तो पाथ विजुअलाइज नहीं होगा। दूसरा उसने क्या बोला है, दूसरा बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडिकेट्स द डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन फेज। उन्होंने क्या बोला कि कोलोइडल के अंदर क्या होता है, तो डिस्पर्जन फेज अवेलेबल रहता है, एक डिस्पर्जन मीडियम अवेलेबल रहता है। तो इन दोनों का जो साइज का डिफरेंस सपोज 50 है, तो ये कम से कम 10 होना चाहिए, इतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो रेंज का एक प्रॉपर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर अगर मैं बोलूँ 50 और 49 है तो दोनों का साइज एक जैसा ही हो गया, तो फिर कैसे रिफ्लेक्शन होगा? दोनों के साइज में, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में एक रेंज का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशन, ठीक है। और ब्राउनिंग मोमेंट उसे बोला कि पार्टिकल का कोई फिक्स मोशन नहीं होता, ऐसे 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 कोई जिगजैग मोशन होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसे ब्राउनिंग मोमेंट बोलते हैं। पार्टिकल का साइज मोमेंट साइज छोटा हुआ कोलोइडल का तो फटाफट मूव करेंगे पार्टिकल्स, और किसी का साइज हैवी है तो बड़ा साइज होगा तो भाई बड़े साइज वाला ऑटोमेटिकली कम मूव कर पाएगा क्योंकि वो हैवी होगा। तो इस तरीके से जो मोमेंट था ब्राउनिंग मोमेंट होगा। चलो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं। कल अपन केमिकल कैविटीज का बच्चों ने बोला जैसे रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो उस हिसाब से अपना चल जाएगा। चलो थैंक यू, बाय, गुड बाय। थैंक